प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। देखिए जो किरण प्रकाश क्या है, पहले हम समझेंगे प्रकाशिकी क्या होता है, ऑप्टिक्स क्या होता है। हमारा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश और प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा, उन्हें हम प्रकाशिकी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होगा, प्रकाश और प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम प्रकाशिकी कहते हैं। अब देखिए प्रकाश क्या होता है, लाइट। आप सबको पता है, अभी मैं किसी कमरे में जाता हूँ, वहाँ अंधेरा है और मैंने एक बल्ब जलाया तो वहाँ क्या हो जाता है, एकदम उजाला हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ये क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। और कैसी ऊर्जा है, जो हमारी आंखों को क्या कर देती है, संवेदित कर देती है, यानी संवेदना देती है। जो हमारी आंखों को क्या कर देती है, संवेदित कर देती है, यानी हमारी आंखों को क्या देती है, संवेदना देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तुएं क्या होती है, दिखाई पड़ने लगती हैं। जिससे हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई पड़ने लगती हैं। परंतु स्वयं हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता, स्वयं प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश क्या होता है, जब किसी पृष्ठ पर पड़ता है तो उसको चमकीला बना देता है, जिससे वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, और प्रकाश स्वयं हमें दिखाई नहीं देता। देखिए प्रकाश के कुछ गुण हैं। प्रकाश के क्या गुण हैं, प्रकाश जो है वो निर्वात में चलता है, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें चल सकता है, निर्वात में चल सकता है। प्रकाश कहाँ चलता है, निर्वात में, जिसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आप निर्वात का अर्थ होता है जहाँ वायु भी उपस्थित ना हो। जिस माध्यम में वायु भी उपस्थित ना हो वहाँ निर्वात होता है। क्या होता है, निर्वात। तो ठीक है, निर्वात में चल सकता है। निर्वात में जो इसकी चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में कैसे चलता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। कैसे चलता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। और कैसे चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है। एक सीधी रेखा में चलता है। ये प्रकाश के गुण हो गए। प्रकाश के क्या गुण हो गए, प्रकाश में निर्वात होता है, चाल उसकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, और सीधी रेखा में चलता है। देखिए एक प्रकाश का है जो हमें दिखाई देता है। हमें सभी प्रकाश दिखाई नहीं देते। जब अत्यधिक रोशनी होती है तो भी हमें दिखाई नहीं देता, और कम रोशनी होती है तो भी हमें दिखाई नहीं देता। जो हमें दिखाई देने वाला प्रकाश होता है उसे हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश। और इस दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। यानी इसी रेंज का प्रकाश हमें दिखाई देगा। इससे अतिरिक्त या ऊपर या नीचे रंग का प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। प्रकाश के अंदर जो होते हैं वो परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन आदि गुण होते हैं। प्रकाश के अंदर जो गुण मिलते हैं हमें, वो मिलते हैं परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन। प्रकाश के अंदर परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण आदि गुण हमें देखने को मिलते हैं। दुर्वर्ण, ये सभी क्या आदि गुण हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ गुण आपने हाई स्कूल में भी पढ़े थे। यानी परावर्तन और अपवर्तन आपने हाई स्कूल में पढ़ चुके थे। विवर्तन, व्यतिकरण, दुर्वर्ण ये हमको आपकी 12th क्लास में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, इसके प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इधर हम एक फिगर की सहायता से इसको समझने का प्रयास करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, हमारे सबके घरों में एक सिंपल मिरर है जिसको आप शीशा बोलते हैं या दर्पण बोलते हैं ना। हम सुबह सुबह जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, देखा है ना। उसको या अपनी घड़ी में जो मिरर होता है, अगर हम उसको धूप में ऐसे लगाएं
अगर मेरे पास ये मोबाइल है, इस मोबाइल से अगर मैं ऐसे लगाऊं तो उसमें हमें दूसरी तरफ कुछ लाइट सी दिखती है, यानी चिकना चिकना सा जो दिखता है, यानी लाइट दिखती है जिसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, वो ये क्या होता है, परावर्तन की ही घटना है। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए परावर्तन में क्या होता है, जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परावर्तक तल। जिस तल से परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तक तल। और जिस पहले माध्यम में जो किरण आती है, यानी प्रकाश के परावर्तन में जो पहले माध्यम में किरण आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आकर गिरती है उसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु। उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण, इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्शन सरफेस होता है उसके जिस पॉइंट पर टकराती है, आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराती है उसे बोलते हैं हम आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु, ठीक है, आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, ऐसी जाने वाली किरण क्या होगी? परावर्तित किरण। यानी परावर्तन के पश्चात परावर्तक तल से टकराकर वापस जाने वाली किरण को हम बोलेंगे परावर्तित किरण। आने वाली किरण आपतित किरण, परावर्तन के पश्चात वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर अगर कोई लंब खींचूं तो वो कहलाता है अविलंब। वो क्या कहलाता है? अविलंब। आपतित किरण और अवलंब के बीच बना कोण मेला कहलाता है आपतन कोण। क्या कहलाता है? आपतन कोण। ऐसी परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है मेरा? परावर्तन कोण। क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। यानी आपतित किरण और अवलंब के बीच जो बनता है वो आपतन कोण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब के बीच जो बनता है उसको परावर्तन कोण। इसको मैं I से डिनोट करता हूँ, इसको मैं कोण R से डिनोट करता हूँ। ठीक है, ये मेरा पूरा इस। देखिए इमेज क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण एक बिंदु से चलकर, मान लो कोई बिंदु ये है, इस बिंदु से चलकर उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनाती है। जब कोई प्रकाश किरण एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर मिलती है, ऐसे वास्तव में जाके मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, डॉट डॉट डॉट, ऐसे मैं दोनों चीज बता रहा हूँ, या तो मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, तो वो पहला बिंदु दूसरे बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। जब कोई प्रकाश किरण एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वास्तविक, रियल, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। ये क्या होता है? यानी जब कोई प्रकाश किरण वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब, और जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो वो आभासी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आभासी, वर्चुअल। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वर्चुअल। यानी जब कोई प्रकाश किरण वास्तव में मिलती है तो वो वास्तविक, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। समझ गए? यानी जब एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो वो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और रियल। वास्तव में मिलती है तो वास्तविक, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी। ठीक है, इसके बाद दर्पण क्या होता है? मिरर। मिरर हमारे यहाँ, मैंने अभी आपको बताया था, मिरर सबके घर में मिलता है। हमारे घर जो मिलता है वो प्लेन मिरर होता है, जिसको हम बोलते हैं समतल दर्पण। हमारे घरों में जो मिलता है वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण कैसे होते हैं? समतल दर्पण कांच के एक समतल प्लेट के कटे भाग होते हैं जिनके एक और कलई या रेड ऑक्साइड का पेंट होता है। ये रेड ऑक्साइड होता है, इसका एक पेंट या कलई कर दी जाती है। और दूसरा तल होता है वो चिकना होता है, जिसको हम परावर्तक
तल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी दर्पण जो होते हैं वो दो होते हैं, समतल दर्पण और दूसरा जो होता है हमारा स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण कौन से होते हैं? गोलीय दर्पण कांच के गोले के कटे भाग होते हैं जिनके एक ओर कलई तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। ऐसे बना लिया जाए या ऐसे बना लिया जाए, समझ गए ना? गोलीय दर्पण कांच के गोले के कटे भाग होते हैं जिनके एक ओर कलई तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। दूसरा तल क्या होता है मेरा? परावर्तक तल होता है। ये वाला जो होता है गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। इसमें ये वाला जो दर्पण होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनकेव। और इस दर वाला जो दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स। ठीक है, यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यानी कांच गोलीय दर्पण कांच के गोले के कटे भाग होते हैं जिनके एक ओर कलई तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण क्या होते हैं? वे दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर कलई, जिनके उभरे हुए भाग पर कलई तथा दबा हुआ भाग परावर्तक तल होता है। जिनके उभरे हुए भाग पर कलई तथा दबा हुआ भाग परावर्तक तल होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। और वे दर्पण जिनके दबे हुए भाग पर कलई तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? उत्तल दर्पण। समझ गए? दोनों दर्पणों के बारे में आप समझ गए। अवतल दर्पण कौन से होते हैं? वे दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर कलई और दबा हुआ भाग परावर्तक तल होता है, तथा उत्तल दर्पण वे होते हैं जिनके दबे हुए भाग पर कलई तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है। मैं एक चित्र से आपको दर्पणों से संबंधित सभी परिभाषाएं समझाने का प्रयास करता हूँ। हमारा दर्पण कैसा होता है? गोलीय दर्पण क्या होते हैं? यही तो होता है। गोलीय दर्पण कांच के गोले के कटे भाग होते हैं। अभी मैंने यही तो लिखाया था, गोलीय दर्पण कांच के गोले के कटे भाग होते हैं जिनके एक ओर कलई और दूसरा तल परावर्तक तल होता है। पहली परिभाषा आती है इसमें वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले के कटे भाग होते हैं उसका केंद्र। भाई ये मैंने किसी ना किसी कंपास की सहायता से कोई ना कोई डायमीटर लिया होगा या रेडियस ली होगी तभी तो बना सकता हूँ। तो गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले के कटे भाग होते हैं उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले के कटे भाग होते हैं उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? C। दूसरा होता है वक्रता त्रिज्या। दूसरा क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले के कटे भाग होते हैं उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले के कटे भाग होते हैं उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा होता है ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अगला होता है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होती है? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। इसे CP से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव
तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा या दोनों से होकर जाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। इसे CP से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? CP से। ठीक है। उसके बाद आता है आपका फोकस एवं फोकस दूरी। फोकस एवं फोकस दूरी, ठीक है। फोकस एवं फोकस दूरी क्या होती है? देखिए, मैं ये अवतल दर्पण ले रहा हूँ, यही तो होता है। अवतल दर्पण की परिभाषा में मैंने आपको बताया था, वे दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर कलई तथा दबा हुआ भाग परावर्तक तल होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो देखिए, फोकस दूरी क्या होती है? फोकस या फोकस दूरी दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी दर्पण की मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसको तो f से करते हैं और इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। मुख्य फोकस हो गया, फोकस दूरी हो गई। ठीक है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वो उसका फोकस बिंदु कहलाता है। और ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। एक और पॉइंट रह जाता है बस लास्ट, फोकस तल। ये लास्ट पॉइंट क्या रह जाता है आपका? फोकस तल। क्या रह जाता है? फोकस तल। दर्पण के फोकस बिंदु से होकर जाने वाला और मुख्य अक्ष के लंबवत, दर्पण के फोकस बिंदु से होकर जाने वाला और मुख्य अक्ष के लंबवत तल दर्पण का फोकस तल कहलाता है। समझ गए? एक होता है परावर्तक तल, एक होता है परावर्तक तल। क्या होता है? दर्पण के परावर्तक तल का व्यास, जिसको हम द्वारक भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? द्वारक। परावर्तक तल का जो व्यास होता है उसे हम द्वारक कहते हैं। ये वाला दर्पण के परावर्तक तल का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, दर्पण के परावर्तक तल का